Hello everyone, here I am Akshita Seni. Today I would like to discuss with you all union and territory and citizenship. So first of all, we are going to discuss about the union and its territory. If I talk about union and its territory, that it is a part of our Indian constitution because it is a topic of our polity. And in this topic, it comes first of all in part first, and in this we are going to discuss from Article 1 to Article 4. Now what Article 1 says? So Article 1 says that India that is भारत. आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं संघ और उसके क्षेत्र, जो कि किस में आता है? हमारा पार्ट फर्स्ट में आता है, जिसमें हम पार्ट 1 से आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत. ठीक है, इंडिया जो कि क्या है? भारत. अब इसका मतलब क्या है? दोनों ही तो इंडिया के नाम है. ऐसा क्या अनोखी चीज बता रहा है ये? सो द इंडिया दैट इज भारत, दैट मीन्स दैट any state doesn't have right to get separate from the India. मतलब किसी भी राज्य के पास कोई हक नहीं है कि वो इंडिया से सेपरेट हो जाए. ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या चाह रहा था कि भाई मेरे को तो अलग कर दो. इंडिया ने कहा नहीं भैया, तू नहीं अलग हो सकता. क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, जो कि आर्टिकल फर्स्ट में मेंशन किया गया है कि कोई भी स्टेट जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकती, इंडिया से अलग नहीं हो सकती. दैट थिंग डिनोट्स इंडिया दैट इज भारत, जो कि क्या डिनोट करता है? यही डिनोट करता है इंडिया जो कि भारत, यानी कि आप अलग नहीं हो सकते अगर आप आ गए तो. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना हमें फैमिली से अलग होना है, तो आप लोग नहीं अलग हो सकते बिकॉज द ब्लड इट इज सेम. चाहे आप लोग अलग घर में रहने लग जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका ब्लड सेम है, तो आप नहीं अलग हो सकते. सो दैट सेम थिंग इन द इंडिया ऑल्सो, कि आप अब पार्ट बन चुके हो तो आप अलग नहीं हो सकते, चाहे आप कितना ही चाह लो. ठीक है, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल नंबर 1. मेरी आशा करती हूँ कि आपको आर्टिकल 1 समझ में आया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू द आर्टिकल 2. अब आर्टिकल 2 की ओर चलते हैं. आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी पार्ट जो है, कोई भी एरिया जो है, इंडिया जो है वो अपने अंडर ले सकता है और एक नई स्टेट या तो फॉर्म कर सकता है, एक नई स्टेट बना सकता है, या फिर उस एरिया को ना अपनी पुरानी स्टेट में ही मर्ज कर सकता है. ठीक है, दैट मीन्स इंडिया कैन एडमिट द स्टेट और इंडिया कैन स्टैब्लिश द स्टेट एज वेल. ठीक है, बना भी सकता है, उसको एरिया को मर्ज भी कर सकता है. ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अब मैं बात करती हूँ, पाकिस्तान है. ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है पाकिस्तान, और बाउंड्रीज भी टच करती है राजस्थान की. अगर राजस्थान जो है ना, अगर इंडिया देखते हैं कि भाई पाकिस्तान का ना ये वाला पार्ट ना थोड़ा राजस्थान में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया कर सकता है. ठीक है, तो वो क्या हो गया कि इंडिया जो है एस्टैब्लिश कर रहा है, उसको अपने अंडर ले रहा है. ठीक है, अगर ज़्यादा एरिया मिल जाता है, हमें चाइना से एरिया मिलता है, ठीक है, वो एरिया चाइना का हम इंडिया का पार्ट बना लेते हैं, तो वो इंडिया स्टेट भी एक नई फॉर्म कर सकता है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होगी ये सब चीज़ें? आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगी. ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की ओर. आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 5 पावरों के बारे में बात करता है. ठीक है, ये 5 पावर कौन कौन सी हैं? पहली पावर है कि कोई भी मतलब, और ये सारी चीज़ें करेगा कौन? ये सारे डिसीजंस लेगा कौन? तो ये सारे डिसीजंस हमारी पार्लियामेंट लेगी. हमारी कौन लेगा ये सारे डिसीजन? हमारी संसद लेगी. ठीक है, कि अगर किसी एरिया को कवर करना है, उसको स्टेट का पार्ट बनाना है या अलग स्टेट बनानी है, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी. ठीक है, पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस है वो डिसाइड करेंगे. ठीक है, अब आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 कह रहा है कि अगर विद इन इंडियन टेरिटरी कुछ करना है ना, तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, अगर स्टेट्स में कुछ चेंज आता है, उनकी बाउंड्री से रिलेटेड, उनकी टेरिटरी से रिलेटेड, उनके नेम से रिलेटेड, तो वो कौन करेगा? वो हमारे आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा. और कौन करेगा उसको? हमारी पार्लियामेंट करेगी, हमारी संसद करेगी. ठीक है, तो अब आर्टिकल 3 में मैंने बोला अभी पहले 5 बातें कहते हैं, तो 5 बातें वो कह कौन सी रहे, हम ये डिस्कस करते हैं. 5 बातें क्या है? पहली बात कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो किसी भी स्टेट का एरिया घटा सकती है. ठीक है, दूसरी बात, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकती है. ठीक है,
तीसरी बात क्या हो गई कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो किसी भी स्टेट में से, एक पर्टिकुलर स्टेट में से 2 स्टेट फॉर्म हो सकती हैं। उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, नहीं कि जब पार्लियामेंट का मन करा भाई कर दी फॉर्म, नहीं, उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए। लेकिन ऐसा पार्लियामेंट जो है कर सकती है, पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। जैसे अभी बात करें, हमारा आंध्र प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश पहले एक सिंगल स्टेट थी, उसके आसपास मतलब उसके साथ कोई और स्टेट मर्ज नहीं थी। अब क्या करा, आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया और 2 हिस्सों में कर दिया। 2 हिस्सों में कौन कौन से, एक आंध्र प्रदेश और एक हमारा तेलंगाना। तो ये डिसीजन किसके थ्रू लिया गया, किसने कहा ऐसा कर सकते हैं, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, तब जाके ये चीज़ हुई, ठीक है। और इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, किस बेसिस पे होती है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर स्टेट की तो कर देते हैं, या फिर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जिनका सॉल्यूशन ही सिर्फ एक सेपरेट स्टेट है तो कर देते हैं उन बेसिस पे, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या है जिसके जो पार्लियामेंट कर सकता है, चौथा चीज़ ये है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी स्टेट तो नहीं, अभी अगर हम एक एरिया की बात करें, जैसे गुरुग्राम कर दिया है, पहले क्या था, गुड़गांव था। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती है तब ये होता है। ऐसे ही हमारी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे अब अगर बात करें कि अगर पार्लियामेंट चाहती है कि पंजाब का नाम चेंज कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, अगर वो चाहती है पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट उसको कर सकती है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है ना, ठीक है। अब 5वीं चीज़ कौन सी है जो पार्लियामेंट कर सकती है, 5वीं चीज़ ये है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कोई भी 2 स्टेट्स का एरिया, जब पार्लियामेंट अलग अलग 2 स्टेट बना सकती है एक स्टेट में से, तो पार्लियामेंट कोई 2 स्टेट्स को एक स्टेट भी बना सकती है, ठीक है। तो ये सारी पावर्स किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। विद इन इंडियन टेरिटरी होगा लेकिन ये सब कुछ, और जब विद इन इंडियन टेरिटरी होगा तो हम कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 3। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा, राइट। अब हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई भी लॉ है, कोई भी एक लॉ बनाना है हमें, हमारी पार्लियामेंट कोई भी एक लॉ बनाना चाहती है, तो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर विच शुड बी फॉलो। एक प्रॉपर वो है, प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो वो फॉलो ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं उसकी कि वो किस तरह से होगा। If we talk about that, then first of all any agreement like it means any proposal, जब भी कोई प्रपोजल या प्रस्ताव आता है पार्लियामेंट के सामने तो वो किस रूप में आएगा, बिल के रूप में आएगा, एक कानून बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो वो एक खाली प्रस्ताव है ना, तो उसे डायरेक्ट हम एक्ट कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट हम एक कानून कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट पार्लियामेंट एक कानून कैसे उसे बना सकती है, नहीं बना सकती है, ठीक है। मतलब कोई MP नहीं बना सकता, प्रॉपर सबकी पहले राय लेनी पड़ेगी, सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई भी बिल आया पहले पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आएगा, अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कोई भी प्रपोजल आया पार्लियामेंट में, ठीक है, कि भैया इस स्टेट का, मान लो इस स्टेट आ रहा है कि आंध्र प्रदेश का ना, आंध्र प्रदेश में से 2 स्टेट फॉर्म करनी है। अब ऐसा प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है, दिया गया था, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं कि आंध्र प्रदेश में से 2 स्टेट फॉर्म कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जब बिल आया, ये जब प्रपोजल आया, जब प्रस्ताव आया पार्लियामेंट के सामने, तो ये किस रूप में आया, एक बिल के रूप में आया। अब वो बिल जो है ना, पहले तो वो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट पहले बातचीत करेंगे, प्रेसिडेंट देखेंगे, उस स्टेट से पूछेंगे कि भैया ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट, इट इज़ मैंडेटरी दैट प्रेसिडेंट नीड टू टॉक विद दैट स्टेट। अगर प्रेसिडेंट उन स्टेट्स ने बोला कि भैया नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट अगर अग्री नहीं करते हैं उनसे, तो प्रेसिडेंट क्या है, वो अपना ही डिसीजन लेंगे। वो अगर चाहते हैं कि ऐसा हो तो होगा वो। इसमें मतलब ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर की चलेगी, इसमें चलेगी प्रेसिडेंट की। व्हाट प्रेसिडेंट ही वांट्स दैट मस्ट बी प्रिवेल, राइट, वही चलेगा, ठीक है। तो बिल था, पहले बिल आया, फिर उसके बाद में अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड है तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जी ने अप्रूवल दे दी, मिस्टर रामनाथ कोविंद जी ने अप्रूवल दे दिया, उनके बाद फिर जब उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो भाई कर लो, तो वो किस में आ जाएगा, अब हमारी वो पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में फिर उसके बाद में वो किसी भी हाउस में जा सकता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों हाउस से पास हो जाएगा जब वो सिंपल मेजॉरिटी से। उसके बाद वो फिर जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास, जैसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा ने पास कर दिया, पर
लोकसभा में आया, लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद में वो चला जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा जैसे ही पास कर देगी फिर वो किसके पास चल जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा वापस, किसके लिए, उनके साइन के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, आफ्टर हिज सिग्नेचर, आफ्टर हिज अप्रूवल, देन दैट बिल चेंजेस इनटू एक्ट। तब वो बिल, तब वो प्रस्ताव, तब वो प्रपोजल क्या बन जाएगा, तब वो प्रपोजल एक कानून बन जाएगा, तब वो एक नियम बन जाएगा कि जिसको फॉलो करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे जो है एक कानून बनता है, क्या है हमारे ये चारों आर्टिकल। तो ये सब चीज़ें जो होंगी किसके अकॉर्डिंग होंगी, अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंज किया जा रहा है तो ये किसके अकॉर्डिंग होंगे, आर्टिकल 4 के अंडर होंगी। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अनदर टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप. And citizenship, it comes under part 2, and in this we are going to discuss from article 5 to article 11. नागरिकता, नागरिकता जो कि किसके अंडर आता है, हमारे भाग 2 में आता है, और जिसमें हम जा रहे हैं आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक डिस्कस करने। ठीक है, जो कि हमारे किस में आएगा, संविधान के पार्ट 2 का पार्ट है नागरिकता, सिटीजनशिप। अब हम अगर सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता, तो नागरिकता कैसे पाई जा सकती है और कैसे उसको छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं तो उसको छोड़ने का भी तो कुछ होता है ना, कि छोड़ भी सकते हैं, तो कैसे वो चीज़ कर सकते हैं, कैसे सिटीजनशिप, हाउ अ पर्सन कैन एक्वायर द सिटीजनशिप एंड हाउ अ पर्सन कैन टर्मिनेट, हाउ द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है, तो किस तरह से जो व्यक्ति वो एक्वायर कर सकता है, ले सकता है सिटीजनशिप, नागरिकता ले सकता है, और किस तरह से उसकी नागरिकता जो है उससे ली जा सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट द इंडियन सिटीजनशिप, कि इंडिया की नागरिकता किस तरह की है, इंडियन की नागरिकता के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो किस तरह की है। सो जो इंडिया की नागरिकता है, इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो किस तरह की, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, कि मतलब एक ही नागरिकता हो सकती है, किसी और कंट्री की नागरिकता हुई, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप हुई, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ऑलरेडी अपने आप ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। राइट, so first of all I would like to discuss with you all that how a person can acquire this Indian citizenship, कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। अगर हम बात करें कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अ पर्सन गेट बर्थ इन द इंडिया विद इन द इंडियन टेरिटरी, अगर उस व्यक्ति का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, इंडिया की टेरिटरी में हुआ है। ठीक है, इफ़ his parents or if his or her parents are from the India। ठीक है, अगर उसके माता पिता जो हैं वो इंडिया से हैं एंड दे आर इन इंडिया, और वो इंडिया में हैं। ठीक है, या इंडिया में हैं अगर वो लोग, तो क्या होगी, इंडिया से तो नहीं, लेकिन अगर वो इंडिया में है तो क्या होगी, भारत की नागरिकता उसके पास होती है। ठीक है, अनदर थिंग हो जाती है डिसेंसी। डिसेंस क्या हो जाता है, डिसेंस हो जाता है कि अगर उसका वंश जो है वो भारत का है, अगर उस व्यक्ति का जो वंश है वो भारत का है, तो क्या रहेगी उसके पास, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। बाय रजिस्ट्रेशन भी मिलती है, रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमारा जो GOIA है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1955, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो हमारी इस भारत की नागरिकता को लेने के लिए है, कि भारत की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति बाहर का भी है तो भारत की नागरिकता किस प्रकार से ले सकता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसके पंजीकरण के लिए अप्लाई करता है, और अगर उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो नॉर्म्स जो है उन्हें वो फुलफ़िल कर देता है, उनको जो नियम है उनको वो मतलब पूरी तरह से अगर वो मतलब उनको निभाता है और वो उनको उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से फुलफ़िल कर देता है, तो उसको क्या मिल जाती है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब जैसे कि अभी हम ये नेचुरलाइजेशन जो पार्ट है ना, ये अभी हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे तब, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो जस्ट हैव अ पेशेंस फॉर दैट ना। अब किस तरह से जो पर्सन की सिटीजनशिप है वो छीनी भी जा सकती है, तो जिस पर्सन की सिटीजनशिप है, हाउ दी सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कैन बी टर्मिनेट ऑल्सो। सो फर्स्ट इन द केस ऑफ रिनाउंसिएशन मतलब वो खुद से त्याग दे रहा है, कह रहा है भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं पसंद आ रही, मैं तो नहीं रह रहा भारत, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा भारत, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और, मैं तो कहीं और की सिटीजनशिप लेके बैठ रहा हूँ, तो वो क्या है, वो भारत की सिटीजनशिप छोड़ देगा बाय रिनाउंसिएशन। ठीक है, अनदर इट इज़ टर्मिनेटिंग मतलब उस व्यक्ति ने भारत के अलावा ना किसी और की भी सिटीजनशिप ले ली,
ठीक है। अब उसने ले ली, जैसे कोई व्यक्ति वो कहता है मैं यूएस की सिटीजनशिप, यूएस में जा रहा है काम करने और फिर सोचता है भाई वहीं रह लेता हूँ, क्योंकि ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको विद इन 6 मंथ आना होगा इंडिया में, ठीक है। अगर विद इन 6 मंथ भी नहीं आते तो अदर क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, अगर जैसे किसी व्यक्ति कोई चाहता है कि भाई मैं नहीं रह रहा इंडिया का वासी, अब तो मैं यूएस में ही रहूँगा, कौन बार बार आए कौन बार बार जाए, यूएस में ही रहता हूँ, तो यूएस की सिटीजनशिप ले लेता हूँ। जब वो यूएस की सिटीजनशिप ले लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप उनकी कैंसिल कर दी जाएगी, उनकी इंडियन की सिटीजनशिप टर्मिनेट की जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप रूल है कि आपके पास एक ही देश की नागरिकता हो सकती है, 2 देशों की नागरिकता आप नहीं रख सकते। अनदर थिंग इज दैट इज डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मीन्स हानि। अगर आप हानि पहुंचा रहे हो कोई, तो उस केस में भी आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता जो है वो वापस छीनी जा सकती है, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स अबाउट दी हाउ अ पर्सन कैन एक्वायर दिस इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ द इंडियन सिटीजनशिप कैन बी रिवोक फ्रॉम दैट पर्सन, कि किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप एक पर्सन पा सकता है और किस तरह से उससे छीन ली जा सकती है, ये अभी हमने पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग टू फर्दर अबाउट द आर्टिकल 5 टिल आर्टिकल 11 वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 5 व्हाट इट सीज। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि जब हम इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं ना, तो जो सिटीजनशिप के जो राइट्स है ना, वो कब से शुरू हो जाते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है, तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट ऑफ सिटीजनशिप अ पर्सन गेट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था, उसके बाद से जो सिटीजनशिप के राइट्स है वो सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को मिल जाएंगे, ठीक है। अनेदर हमारा आर्टिकल 6 के कहता है वो लोग जो इंडिया से माइग्रेट हो गए हैं, जो इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं पाकिस्तान से, पीपल द राइट्स, इट गिव्स द राइट टू द पीपल हु माइग्रेट्स फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। यहाँ पर ना क्राइटेरिया है, एक तो बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948। अगर वो पहले आ गए हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप उन्हें दी गई है। ये किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। अगर वो उसके बाद आए हैं तो उनको क्या है, क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, या तो उनके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए, या फिर उनका डोमिसाइल इंडिया का होना चाहिए, यानी कि उनका जो है कि वो अब यहीं रहेंगे, ठीक है, वो इंडिया का होना चाहिए। तीसरी चीज़, या तो उनका जो वंश है वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, जो हमारा होता है परदादा दादा, मतलब जो हमारी फैमिली हायरार्की चल रही है, तो वो क्या होना चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, वंश कह देते हैं, वो इंडिया का होगा। तो उस पर्सन को क्या है, जो पाकिस्तान से इंडिया भी माइग्रेट किया गया है, उसको भी राइट मिलेंगे सिटीजनशिप के, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है फिर? आर्टिकल 7 कहता है द राइट ऑफ सिटीजनशिप, a person can't have the right of the citizenship if he migrate from India to Pakistan, except he can get the citizenship except only in one case। एक ही तरीके से उसे सिटीजनशिप मिल सकती है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करा है, कि अगर वो माइग्रेट हुआ है किस कारण से, कि वो रहता तो इंडिया में ही था, क्योंकि पहले तो इंडिया पाकिस्तान ये सब एक ही पार्ट थे ना इंडिया का, लेकिन जब बंटवारा हुआ ना, तो जो एरिया था जिसमें वो रहता था वो पाकिस्तान के अंडर आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी गई थी, नहीं। अगर उसके पास टाइम था कि वो 19 जुलाई 1948 से अगर पहले इंडिया में आ जाता है, तो उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज अगर वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर दिया गया है तो उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 6 है वो किसके अकॉर्डिंग है, कि सिटीजनशिप रहेगी किसके पास? जो माइग्रेट कर गया है पाकिस्तान से इंडिया में। आर्टिकल 7 क्या कह दे रहा है कि नहीं रहेगी भैया, अगर तुम इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो अब गए तो अपनी सिटीजनशिप भी चेंज कर लो, अपनी नागरिकता भी चेंज कर लो, हमारे बस की नहीं है तुम्हारी नागरिकता, हमारे अंडर नहीं आती तुम्हारी नागरिकता, हमारे पास नहीं है तुम्हारी सिटीजनशिप, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि उन लोगों के पास में भी सिटीजनशिप है। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स, उन लोगों के पास भी राइट है सिटीजनशिप का जो लोग क्या है, इंडिया से बाहर रह रहे हैं,
ठीक है। ओरिजिन तो इंडिया का है लेकिन रह रहे बाहर है, काम के कारण चला जाना पड़ता है ना जैसे कुछ लोगों को, तो वो काम के कारण या किसी भी कारण से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो है इंडिया की, ठीक है। जिससे अब मैं बात करूं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो 5 साल के लिए उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो बाहर चला गया रहने, ठीक है। उसकी फैमिली तो यहाँ बेचारी है, बेचारी यहाँ रह रही है और वो बेचारा काम कर रहा है बाहर, अब उसकी भी तो गलती नहीं ना, उसको तो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो एट दैट टाइम इट डजंट मीन दैट द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्सन विल रिवोक, कि उसकी सिटीजनशिप वापस ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी सिटीजनशिप उसके पास रहेगी लेकिन उसके बाद में ये है कि उसको वहाँ पर वो नहीं, मतलब उसको वहाँ पर ये नहीं, उसको वहाँ की ना तो सिटीजनशिप लेनी है उस दूसरी कंट्री की, ना ही उसको वहाँ पर अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। और वहाँ पर उसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में लिखवाना होगा, वहाँ पर उसके मेंशन होना चाहिए कि वो डोमिसाइल उसका जो है वो कहाँ का है, इंडिया का है, कि वो निवासी कहाँ का है, वो इंडिया का है, कि वो उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, वो वहाँ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इन थोड़े रूल्स भी हैं इसमें। तो इस तरह से एक पर्सन के पास क्या है, सिटीजनशिप रहती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8, कि चाहे वो बाहर रह रहा है लेकिन कुछ भी क्योंकि रीज़न हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, नहीं। वो कुछ क्राइटेरिया अगर वो उसको फुलफिल करता है तो उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, राइट। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है ना वो वॉलेंटरली अपनी सिटीजनशिप ले लेता है, छोड़ देता है और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप क्या है, इंडिया की, कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। इफ अ पर्सन वॉलेंटरली टेक द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री एंड रिवोक द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया, देन द सिटीजनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इट मस्ट बी कैंसल, ठीक है। उसकी सिटीजनशिप को क्या है, ज़रूर कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने लग गई, ठीक है, और वहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कह दिया भाई मुझे वहाँ की सिटीजनशिप दे दो, और मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिल भी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया की भी सिटीजनशिप के मजे लूँगी और वहाँ की भी नहीं, क्या है, तो मेरी यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि इंडिया की सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, नहीं रख सकते आप उसको। किसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ठीक है। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है फिर, आर्टिकल 10 हमारा कहता है कि जो सिटीजनशिप है ना पर्सन की, जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि कंटिन्यू रहेंगे, कि नागरिकता है जब तक उसको उसके हक मिलेंगे, उसको उसके राइट मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बात की कोई पर्सन रह रहा है बाहर जाकर लेकिन भारत की तो नागरिकता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि भारत की नागरिकता, उसके पास भारत की नागरिकता है तो वो काम नहीं कर सकता, तो वो इंडिया का नागरिक नहीं है, वो इंडिया का नागरिक है चाहे वो बाहर रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इलेक्शन होंगे तो वो इंडिया में आकर वोट नहीं कर सकता, कर सकता है क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, ठीक है। तो उसे राइट है वोट करने का, ठीक है। तो क्या है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप की कौन बात कर रहा है, आर्टिकल 10 बात कर रहा है। आर्टिकल 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 क्या कर रहा है, आर्टिकल 11 हमारा सिटीजनशिप से ही रिलेटेड है, बट ये लोगों को पावर नहीं दे रहा है, पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहती है कुछ भी चेंजेस करना इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कर सकती है चेंज। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, and if you all like this video, then as you all know that what we should do, like, comment and share the video and must subscribe the channel. Thank you.